वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पर्यावरण की हमारी श्रृंखला आरंभ हो गई थी और उसमें कई सारे लेक्चर हमने रिकॉर्ड किए थे, आपको दिए थे। आशा है कि आपने देखा होगा और उससे एक अच्छा रिवीजन किया होगा, अपनी तैयारी को आपने एक नई दिशा दी होगी। और हमारे जो फ्री इनिशिएटिव हैं वो इसी उद्देश्य से चलाए भी जाते हैं। आप इसका अधिक से अधिक लाभ लीजिए। अब यहाँ पर हमने पर्यावरण में जो बात खत्म की थी वो यहाँ पर्यावरण से संबंधित पुरस्कारों से जुड़ी हुई थी। पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को अथवा संस्थाओं को कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कौन सी संस्था के द्वारा उसे प्रदान किया जाता है, ये सब हमने देखा था। अगला जो हमारा विषय होगा, अगला जो शुरुआत का यहाँ टॉपिक होगा वो है भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद। ठीक है, प्रसिद्ध जो पर्यावरणविद हैं उनके विषय में हम जानेंगे। और सबसे पहला नाम जो आप देख रहे हैं वो है जादव पायेंग। जादव पायेंग को हम लोग यहाँ क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि भारत के वन पुरुष के रूप में इन्हें जाना जाता है। भारत का वन पुरुष कहा जाता है और ये असम राज्य के हैं। मूल रूप से इनकी जो निवास की स्थिति है वो असम की है। ये एक पर्यावरणविद के रूप में योगदान के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो 550 हेक्टेयर लंबे मानव निर्मित वन का सृजन करना इसमें शामिल है। आप समझ रहे हैं 550 हेक्टेयर जो है वो एक बहुत लंबा चौड़ा एरिया होता है, क्षेत्रफल। और इतने लंबे बड़े दायरे में इन्होंने वन क्षेत्र को सृजित किया है, विकसित किया है, जो कि अपने आप में एक गौरव का विषय है। आप सोच कर देखिए, जादव पायेंग जैसी अगर अपने देश में जितनी आबादी है उसके चौथाई लोग भी हो जाए तो देश हरा भरा हो जाएगा। सिर्फ चौथाई लोग अगर ऐसे हो जाए, लेकिन होते नहीं। जितने बचाने वाले हैं, जितने लगाने वाले हैं, उससे कहीं ज़्यादा काटने वाले हैं। इसके बाद सलीम अली को देखते हैं तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा ही जाता है। पक्षियों को जितनी करीबी और बारीकी से इन्होंने देखा था और विश्लेषण करके अपना डाटा दर्ज किया था उतना आज तक कोई नहीं कर पाया। तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये प्रकृतिवादी और पक्षी विज्ञानी थे। एक पर्यावरणविद के रूप में इनका योगदान जो है वो भारत में पक्षियों के व्यवस्थित सर्वेक्षण से संबंधित है। और इनकी आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ अ स्पैरो, जिससे कि इन्हें व्यापक प्रशंसा प्राप्त होती है। और ये उन सभी व्यक्तियों को पढ़नी चाहिए जो कि खुद को प्रकृतिवादी मानते हैं। खुद को पर्यावरण प्रेमी मानना या प्रकृति का निकटस्थ मानना ये बड़ी बात नहीं है। आजकल जिसे देखिए वही कर दे रहा है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े नेता, आला अफसर ये लोग हैं, ये भी हीरो बन जाते हैं। पौधारोपण होगा तो पौधा पकड़ के खड़े हो जाएंगे, भले गड्ढा किसी दूसरे ने खोदा हो, और ऐसे खड़े होंगे जैसे फोटो उनकी खींचिए, पौधे की ना खींचिए। तो ये किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है, लेकिन हकीकत यही है। दिखावा ज़्यादा है और जो सार्थक प्रयास होना चाहिए वो कम है। और इस समय देश और दुनिया जिस स्थिति में है ना, तो पर्यावरण में उल्लेखनीय योगदान तभी होगा जब आप कुछ सार्थक करिए, दिखावा मत करिए। कुछ ऐसा करिए जिससे कि परिवर्तन आए। तो इन्होंने परिवर्तनशील काम किया था। मतलब इनका जो योगदान था, पहले तो पक्षियों का इन्होंने विश्लेषण किया और पक्षियों के जो रहन सहन का तरीका होता है, उनका रवैया होता है, उसका बारीक अध्ययन इनके द्वारा किया गया था। तो उससे ये पता लगता है कि पक्षियों के विलुप्त होने के पीछे क्या कारण है। आमतौर पर जब आप पर्यावरण में चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि कोई भी प्रजाति अगर लुप्त हो रही है या विलुप्त हो रही है या तेज़ी से उसकी संख्या कम हो रही है तो इसके पीछे एकमात्र कारण हो सकता है उसका हैबिटेट नष्ट होना। तो कौन से पक्षी का क्या हैबिटेट है, कैसी उसकी आदतें होती हैं, क्या वो खाता है, ये सारी चीज़ें जो है कौन इसको ऑब्जर्व करेगा। तो वो सारी जो बारीक ऑब्जर्वेशन है वो सलीम अली के द्वारा की गई थी। इसके बाद है राजेंद्र सिंह। जैसे आप देखते हैं ना कि पर्यावरण के प्रदूषण का सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है लाइकेन। ये उन स्थानों पर नहीं उगता है जहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा होता है, खासतौर पे वायु प्रदूषण। ठीक है, हवा में अगर ज़्यादा प्रदूषण की मात्रा है तो ये उन जगहों पे नहीं पैदा हो सकता है। तो ठीक वैसे ही पक्षी जो है ये पर्यावरण के विनाश के बहुत अच्छे सूचक हैं। पक्षी, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो कि दुर्लभ प्रजातियों के होते हैं, तितलियाँ, इस तरह के जो जीव हैं ना, इनकी झेलने की क्षमता कम होती है। ये उतना ज़्यादा सर्वाइव करने के लिए बने नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अपने नेचर के हिसाब से सर्वाइव नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास झेलने की ताकत जो है वो चौपाया या जो स्तनधारी प्राणी है उनकी तुलना में कम होती है। तो ये पहले शिकार बनते हैं। तो जो शुरुआती विनाश के लक्षण होते हैं उनका शिकार सबसे पहले यही छोटे जीव बनते हैं। तो इनसे हम अपने पर्यावरण की स्थिति का भी आकलन कर सकते हैं। और पक्षियों की स्थिति अभी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा पर्यावरण कौन सी दशा में। राजेंद्र सिंह को देखें, इन्हें जल पुरुष कहा जाता है। जैसे वन पुरुष के रूप में जादव पायेंग को आपने देखा था, वैसे ही जल पुरुष के रूप में इन्हें जाना जाता है। जल प्रबंधन, कुशल जल प्रबंधन और संचयन के लक्ष्य की दिशा में इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर काम किया है और इसलिए भारत इन्हें जानता है।
पानी एक अमूल्य धरोहर है, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ अमूल्य उपहार है और सीमित मात्रा में है। सबसे बड़ी बात यह है। मेघा पाटकर, तो मेघा पाटकर को अगर आप देखें तो सबसे प्रसिद्ध पर्यावरणविदों में से ये एक हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ इनका नाम अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है और उनके काम ने भारतीय पर्यावरण प्रक्रियाओं को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब नदी घाटी जितनी भी परियोजनाएं होती हैं उसमें अपना स्वार्थ मनुष्य पहले देखता है और सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखता है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति ने कोई नदी के ऊपर बांध बनाने का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। ये तो इंसान अपने फायदे के लिए करता है कि पानी हम स्टोर करेंगे, उससे एनर्जी प्राप्त करेंगे या सिंचाई करेंगे, लेकिन इससे नदी को कितना नुकसान पहुंचता है और आसपास का जो प्राकृतिक पर्यावास होता है वो कितना नष्ट होता है ये कोई नहीं सोचता। लेकिन यहाँ जो आंदोलन हुआ था वो इसी उद्देश्य से हुआ था। इसके बाद आप किंकरी देवी को देख रहे हैं। तो किंकरी देवी जो है ये भारत की प्रसिद्ध कार्यकर्ता और पर्यावरणविद है। इन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य में अवैध उत्खनन और खनन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ उत्खनन एक बड़ी समस्या है, जो कि बड़े बड़े जो भीषण प्राकृतिक संकट हैं उनको निमंत्रण देने का काम करता है। तो उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी और भारतीय पर्यावरण में उनके उल्लेखनीय योगदान ने उन्हें 1999 में स्त्री शक्ति पुरस्कार जीतने और बीजिंग में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में भाग लेने में सक्षम बनाया था। ये एक बड़ी बात है। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। साथ में महेश चंद्र मेहता का नाम आता है। औद्योगिक प्रदूषण को रोकने में इनका अभिन्न योगदान है और गंगा और ताजमहल को जो प्रदूषण खराब कर रहा था उसकी दिशा में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, मतलब उससे निपटने के लिए। और 1984 में एक जनहित याचिका दायर की और तब से इन्हें ग्रीन एडवोकेट की उपाधि मिलती है। ठीक है, इनके द्वारा एक जनहित याचिका इससे यहाँ औद्योगिक प्रदूषण है इससे संबंधित दायर की जाती है और इसलिए इन्हें ग्रीन एडवोकेट कहा जाता है। और इसी के साथ स्नातक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के विषय की जो शुरुआत है वो भी इन्हीं के माध्यम से शुरू होती है। तो यहाँ आप महेश चंद्र मेहता को देख पा रहे हैं। इसके बाद MS स्वामीनाथन, पीछे भी हमने देखा था हरित क्रांति के जनक इन्हें कहा जाता है भारत के संदर्भ में, बाकी विश्व स्तर की बात नहीं हो रही है। तो स्वामीनाथन ने कृषि अनुसंधान और पादप अनुवांशिकी पर काम किया था। तो अनाज का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में इन्होंने काम किया था। हालांकि ये पर्यावरण की दिशा में योगदान नहीं है, ये जनहित दिशा में योगदान कहा जा सकता है, जनता का भला। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इनके काम ने गेहूं की फसलों में एक उच्च प्रौद्योगिकी आविष्कार का उत्पादन किया और इससे हरित क्रांति का मार्ग प्रशस्त होता है। अब हरित क्रांति से पर्यावरण को कोई फायदा नहीं हुआ, ये बहुत क्लियर कट बात है। तो इनका पर्यावरण की दिशा में योगदान नहीं था। हाँ, खाद्यान्न उत्पादन और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, किसानों को भी एक हद तक फायदा पहुंचाना, जो बड़े किसान हैं वो ज़्यादा लाभान्वित होते हैं, तो उन सब दिशाओं में इन्होंने काम किया था। ठीक, इसके बाद चलते हैं आगे। रविंद्र कुमार सिन्हा, ये पद्मश्री से सम्मानित हैं, भारतीय जीव विज्ञानी और पर्यावरणविद हैं। वह एक अग्रणी शोधकर्ता और वन्यजीव संरक्षणवादी हैं, जो कि गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए, इसमें आप पूरा जो लंबा चौड़ा सेंटेंस है नहीं भी देखना चाहते हैं तो आप सिर्फ जो कीवर्ड्स हैं उनको याद रख सकते हैं। जैसे गंगा डॉल्फिन के संरक्षण से जुड़ा हुआ मामला है तो उसमें आप रविंद्र कुमार सिन्हा को याद रख सकते हैं। तो इसके लिए इनका प्रयास था और इसी एवज में इन्हें पुरस्कृत किया गया था और इन्हें भारत का डॉल्फिन मैन कहा जाता है। इसके बाद है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, ये भी वनस्पति शास्त्री हैं, पर्यावरणविद हैं और ये भारतीय पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं। ठीक है, भारतीय पारिस्थितिकी का इनको जनक कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। इसके बाद नॉर्मन ई बोरलॉग का नाम यहाँ देख रहे हैं आप। इन्होंने जो कृषि क्षेत्र में उत्पादन की प्रक्रिया है उसको बढ़ाने पर अपना योगदान दिया। मूल रूप से ये अमेरिकन थे, कृषि वैज्ञानिक हैं, ये आप देख ही रहे हैं। और हरित क्रांति का पूरे दुनिया में संचार करने का जो श्रेय है वो इन्हीं को दिया जाता है। तो ये पर्यावरण की दिशा में इन्होंने कोई योगदान नहीं दिया था। हाँ, अनाज उत्पादन और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में, कृषि को मजबूत करने की दिशा में इनका योगदान। एक चीज़ जान लीजिए, देखिए हरित क्रांति अगर तेजी से आई और उसका फ़ायदा लोगों ने उठाया तो इससे प्रकृति का हमने भरपूर मात्रा में दोहन किया। ठीक है, पहले जो सामान्य खाद पानी डालकर हम अनाज उपजाते थे, भले ही उत्पादन सीमित होता था, हमें मुनाफा कम होता था, खाद्यान्न कम उपजता था और अक्सर मौसम का शिकार हो जाता था, लेकिन मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी हुई थी। ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र हम लोग झोंक कर और अनाज उपजाते हैं ना, आज भी वही ट्रेडिशन चल रहा है। तो इससे क्या होता है, अनाज तो खूब बढ़िया पैदा हो जाता है लेकिन मिट्टी का कितना एक तरह से शोषण होता है वो सोच कर देखिए। तो ये मृदा अपरदन और मृदा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी। तो ये हरित क्रांति एक तरह से पर्यावरण के लिए नुकसानदायक थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। यहाँ कैलाश सांखला का नाम आता है, ये देखिए। कैलाश सांखला एक भारतीय जीव विज्ञानी और संरक्षणवादी थे। इनका 1973 में भारत में स्थापित एक संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर, यहाँ देखिए आप, प्रोजेक्ट टाइगर की चर्चा है, उसके निदेशक थे।
ठीक है, पहले निदेशक थे। तो बाघों की संख्या तेजी से कम हो रही थी और उस दिशा में हमारा प्रयास प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आता है और उसके बाद जो अगला एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जाता है वो यही था। और इसी के चलते टाइगर रिजर्व स्थापित किए जाते हैं और एक लंबा प्रयास होता है जिसका कि परिणाम अब हमें दिखाई दे रहा है, यानी बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया, तो जैसा काम है वैसा ही नाम रख दिया गया है, तो आप आराम से देख सकते हैं। पद्मश्री इन्हें मिला था 1992 में और 2013 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था। अच्छा, इन सब चीज़ों से प्रश्न कैसे बन सकते हैं? तो ये थोड़े ही पूछेगा कि इन्हें कौन से वर्ष में पद्मश्री मिला था, ऐसा प्रश्न कभी नहीं आएगा, लिख के ले लीजिए। प्रश्न ये आएगा कि कैलाश श्रृंखला संबंधित हैं, किस क्षेत्र से संबंधित है बताइए। अब नीचे 4 ऑप्शन होंगे, डाल्फिन संरक्षण, हरित क्रांति को लाने के लिए, वन संरक्षण के लिए, या डाल्फिन माफ कीजिएगा, या फिर प्रोजेक्ट टाइगर में योगदान देने के लिए। तो इसमें से आप किसको चुनेंगे? तो ऐसे करके प्रश्न बन सकता है, ये आंकड़े पूछने का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ तक हमने चीज़ों को पूरा किया। अब अगला जो हमारा चर्चा का विषय है वो है भारत के कुछ प्रमुख पवित्र उपवन। ये जो पवित्र उपवन है इनको हम देखेंगे, साथ में कौन से राज्य में है इनको देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले पवित्र वन के नाम से है आंध्र में और सरना के नाम से है बिहार में। गुम्फा वन जो है ये अरुणाचल का है, देवराय पन्ना ये गोवा का है, सरना झारखंड में भी है। बिहार झारखंड पहले एक ही थे तो नाम यहाँ स्वाभाविक है। इसके बाद देवराय देवगुड़ी महाराष्ट्र, गमखाप मोहाक मणिपुर, देवारा कर्नाटक, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें और कोई रास्ता नहीं। जोहरा थाकुरामा ओडिशा, कोविलकाडू पुडुचेरी। अब इससे कैसा प्रश्न आ सकता है? तो एक एक नहीं पूछेगा, ऐसे प्रश्नों में आयोग थोड़ा प्रश्न का स्तर कठिन बनाने के लिए लिस्ट मैचिंग का क्वेश्चन दे सकता है। मतलब एक तरफ उपवनों के नाम होंगे, दूसरी तरफ राज्य, और मिला नहीं रहेगा, मिलान आपको करना रहेगा। या हो सकता है मिला दे और उसमें से कोई एक जो है उसको गलत कर दे और गलती आपको ढूंढनी रहे, तो ऐसे प्रश्न इससे बन सकते हैं। इसके बाद स्वामी शोला है और काइल काडू है, ये 2 हैं असल में, तमिलनाडु में है। गरम थान ये आप देख रहे हैं और हरिथान पश्चिम बंगाल का है। ओरांस, वेनिस, सामतलदे, क्रेनक्रिस ये सब राजस्थान के हैं। कीला लिंगदो और टॉकिंग लॉन्ग्स ये मेघालय का है, ये लॉकिंग टॉन्ग्स है असल में। इसके बाद काउस साराकाबू है, ये केरल का है, और शिफिन जो है ये हिमाचल का है। ये सब पवित्र उपवनों के नाम है, थोड़े से कहीं कहीं विचित्र ज़्यादा है तो वो क्षेत्रीयता के हिसाब से। अब जलवायु परिवर्तन पर कुछ राष्ट्रीय मिशन, अंतर्राष्ट्रीय तो बहुत सारे प्रयास हुए हैं, उनको हम देखते ही हैं, लेकिन अपने स्तर पर हमने क्या किया है। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक चीज़ है कि जलवायु परिवर्तन को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ उसके प्रभावों को धीमा करके हम उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ये काम हो सकता है। तो उसी लिए प्रयास किया गया और इसमें आप कुछ मिशनों को देख रहे हैं। तो राष्ट्रीय जल मिशन को देखिएगा, ये 2011 का है और इसको जारी करने वाला या इसको बनाने वाला मिशन कोई भी है तो उसको लॉन्च किया जाता है। तो लॉन्च करने वाला जो मंत्रालय है वो जल शक्ति मंत्रालय है। इसके बाद राष्ट्रीय हिमालय पारितंत्र परिरक्षण मिशन को आप देख रहे हैं जो कि 2010 का ही है और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसे लाया गया था। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ही राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन मिशन रणनीतिक ज्ञान मिशन है ये असल में, ठीक है, स्ट्रेटेजिक नॉलेज से जुड़ा हुआ है। तो इसको लाया गया और ये समय था 2008 का। राष्ट्रीय सौर मिशन का 2010 का टाइम है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ये इसका लॉन्च करने वाली संस्था है, मतलब संस्था नहीं, यहाँ मंत्रालय कहना ही ज़्यादा सही होगा। इसके बाद देखते हैं ऊर्जा मंत्रालय को। तो ऊर्जा मंत्रालय ने क्या किया, इन्होंने राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन को लॉन्च किया जो कि 2010 का ही है। इसके बाद राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन जो कि 2010 का ही है, यहाँ ज़्यादातर 2010 वाले आपको दिख रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको लाया गया था। और राष्ट्रीय हरित भारत मिशन 2014 का है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ये इसका सौजन्य करता है। और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, सतत विकास की हम बात करते हैं, उसी का एक छोटा सा हिस्सा है सतत कृषि, ठीक है, धारणीय कृषि। तो ये मिशन लाया गया था और इसका जो समय है वो 2014-15 का है। यहाँ तक हमने कुछ जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए अपने देश स्तर के प्रयासों को देखा। अब इसके बाद जो अगली टेबल आप देखने जा रहे हैं वो वनस्पतियों और उनसे मिलने वाली औषधियों के संदर्भ में। आयुर्वेद ये कहता है, अपने देश का चिकित्सा विज्ञान है आयुर्वेद, ठीक है, बाकी जितनी होम्योपैथी एलोपैथी है वो बाहर से आई है, लेकिन आयुर्वेद जो है वो अपना देशी है और उतना ही कारगर भी है। ठीक है कि इसका प्रभाव जो है वो थोड़ा धीमा होता है, मतलब इतनी जल्दी दवाएं असर नहीं करती हैं, लेकिन जो प्रभाव पड़ता है वो दीर्घकालिक होता है और साथ में उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। ठीक, तो आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें हैं और आयुर्वेद एक चीज़ कहता है कि कोई भी वनस्पति, कोई भी पौधा जो है वो व्यर्थ नहीं है,
चाहे वो कितना भी निकृष्ट क्यों ना हो, उसको लोग घास समझकर उखाड़ कर फेंकते हो, लेकिन आयुर्वेद में हर चीज़ का चिकित्सकीय महत्व है, वो कुछ ना कुछ काम आता है। तो यहाँ आप देखें कैफीन, ठीक है। अब कैफीन जो वनस्पति स्रोत इसके लिए है, इसमें देखें 3 तरीके से दिया हुआ है। जो पूरी टेबल है ना, औषधि दिया है, कहाँ से प्राप्त होती है वो दिया है, और उसका क्या इस्तेमाल होता है साथ में वो भी दिया है। तो कैफीन है, कैफीन हमें प्राप्त होती है चाय कॉफ़ी से। ये मन को स्फूर्ति देने का काम करती है, मन को उत्तेजित करती है, ऊर्जा देती है, ठीक है। आपको नींद आ रही है, आप चाय पी लीजिए, नींद भाग जाएगी। और साइको एक्टिव कहा जा सकता है, मतलब उत्तेजक औषधि है कुल मिलाकर। इसके बाद टेट्रासाइक्लिन है, ये बैक्टीरियम से प्राप्त होती है, जीवाणुनाशक होती है। पेनिसिलिन जो है ये कवक से प्राप्त होती है, ध्यान दीजिएगा, पेनिसिलिन जो है वो कवक से प्राप्त होती है, जीवाणु से नहीं। तो पेनिसिलियम एक कवक है और जीवाणुनाशक और जीवाणुरोधी इसको माना जाता है, एंटीबायोटिक है। पपेन जो है ये पपीते से प्राप्त होता है, ये बहुत ज़्यादा पाचक होता है, पपीते के अंदर उच्च पाचन क्षमता होती। मेंथॉल, मेंथॉल मेंथा से पाया जाता है, मेंथा पौधा होता है, और बाहरी त्वचा पर लगाने पर यह दर्द को कम करता है, ठंडा लगता है आप लगाते हैं तो जितनी भी दर्द निवारक बाम होते हैं या इस तरह के ट्यूब होते हैं लगाने वाले, मलहम होते हैं, स्प्रे होता है, उसमें भी ये मिलाया जाता है। इसके बाद एट्रोपिन को आप देख रहे हैं, बेलाडोना से ये प्राप्त होता है, वनस्पति इसके स्रोत के तौर पे है बेलाडोना, दर्द निवारण का ये काम करता है। और कुनैन तो आप जानते ही हैं, मलेरिया ज्वर के लिए औषधि है, सिनकोना ये इसके लिए स्रोत है वनस्पति का। कोकेन जो है ये कोको से प्राप्त होता है, ये भी संवेदनहारी होता है, पीड़ाहारी होता है, आपकी संवेदनाओं को कम करता है, नष्ट करता है। संवेदनाएं कम होंगी तो पीड़ा अपने आप कम हो जाएगी। और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को आप देखें, ये सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। पेड़ के कौन से हिस्से से क्या प्राप्त होता है ये भी हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ सिनकोना पेड़ की छाल से मिलता है और ये मलेरिया रोधी है। आगे का मामला क्या है? तो आगे का मामला ये है कि हम पर्यावरणीय संस्थाओं और संगठनों को देखने जा रहे हैं। मतलब जितना भी इनसे जुड़ा हुआ तथ्य है वो हम देखेंगे जो आवश्यक है, परीक्षा उपयोगी। अब इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना हुई थी 1972 में और इसका मुख्यालय है नैरोबी में। नैरोबी कहाँ पर है? केन्या में, ठीक है। और सदस्य इसमें है 193। इतनी ही जानकारी पर्याप्त है, इससे ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा अंदर डीप में जाने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद आप देख रहे हैं IUCN को। IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो यहाँ आप देख रहे हैं स्थापना इसकी हुई थी अक्टूबर 1948 में। ये थोड़ा सा पुराना है। ग्लैंड एक जगह है स्विट्जरलैंड में, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है और इसमें 1300 सदस्य देश हैं। यहाँ आप वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट को देखिएगा। ये जो है ये स्थापना इसकी हुई थी 1974 की। वॉशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर है और यह संस्था स्टेट ऑफ वर्ल्ड नाम की रिपोर्ट को जारी करती है, जो कि लगभग 3 दर्जन भाषाओं में 40 वैश्विक भागीदारी देशों के लिए प्रकाशित की जाती है। मतलब विश्व स्तर पर भागीदारी करने वाले 40 देशों के लिए इसका प्रकाशन होता है। ये महत्वपूर्ण बात है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल को तो आप जानते ही हैं, इसका हेडक्वार्टर है एम्स्टर्डम में और ये नीदरलैंड में है। एक्चुअली 1971 में स्थापित हुआ था और इसके कार्यालय जो है वो 39 देशों में है। यहाँ सदस्य की बात नहीं की गई है, ये बताया गया है कि ये कहाँ कहाँ मौजूद है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं अगले वाले को। यहाँ देखिए कहा गया वन्य पादप और जंतुओं की संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय। अब ये जो कन्वेंशन है इसकी स्थापना होती है 1973 में। जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। इसमें 13 ही सदस्य हैं, ज़्यादा नहीं है। और इसे वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। तो वॉशिंगटन कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो जंतुओं की संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार से संबंधित जो रेगुलेशन इत्यादि हैं उससे इसका संबंध है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ मुख्यालय और स्थापना का समय। इसके बाद वेटलैंड्स इंटरनेशनल है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है ना। तो 1995 की स्थापना का समय है। और वेजेनिंजन, ठीक है, वेजेनिंजन ये जगह का नाम है जो कि नीदरलैंड में है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। अब यहाँ आप देख रहे हैं वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर जो कन्वेंशन है, अभी समय है, उसको देखिए। ये 1979 का है। बॉन में इसका हेडक्वार्टर है, जर्मनी में, ठीक। और 313 इसमें जो सदस्य देश हैं वो भी हमको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद रॉटरडम, यहाँ देख रहे हैं आप, रॉटरडम नीदरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना का समय है 1998 और सदस्यों की संख्या है 157। बताइएगा कि इसका संबंध किससे है? रॉटरडम कन्वेंशन जो है ये किससे ताल्लुक रखता है? इसके बाद विश्व वन्यजीव कोष है, WWF, और ये 1961 का है। ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ग्लैंड कहाँ है आप जानते ही हैं। 100 सदस्य हैं इसमें और इसका एक थीम सेंटेंस है, या थीम आप कह सकते हैं सीधे सीधे, वो है फॉर अ लिविंग प्लैनेट। पृथ्वी को कहा गया है लिविंग प्लैनेट और उसी के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा इसमें ध्येय वाक्य रखा गया है।
बेसल कन्वेंशन, बेसल इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, 1989 की स्थापना हुई थी और सदस्य इसमें 185। नेक्स्ट, यहाँ स्टॉकहोम कन्वेंशन को आप देखें, ये स्थापना का समय इसका 2001 का है, मुख्यालय इसका स्टॉकहोम में ही है, नाम से यहाँ काम जुड़ा हुआ है, स्वीडन में है, मतलब सदस्यों की संख्या है 152। और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये आप यहाँ देखिएगा, स्थापना इसकी 1922 में हुई थी, मुख्यालय इसका कैम्ब्रिज में है। कैम्ब्रिज कहाँ पर है? तो यूनाइटेड किंगडम आप जानते ही हैं, और सदस्य इसमें 121 हैं। ट्रैफिक तो इसका छोटा नाम है, वन्यजीव व्यापार से संबंधित ये नेटवर्क है, मतलब वन्यजीवों का अवैध व्यापार न हो सके उसकी निगरानी करने हेतु, और इसका हेडक्वार्टर है कैम्ब्रिज में, 1976 की स्थापना, और 121 सदस्य इसमें मौजूद हैं। तो यहाँ तक हमने अपनी बात को रख दिया है। अब जो अगली टेबल हम देख रहे हैं उसमें जैव विविधता से जुड़े हुए कुछ कानूनों को देखेंगे। असल में ये नीतिगत दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, और उनसे संबंधित जो कानून हैं वो साथ में दिए हुए हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय वन नीति है, यहाँ देखें आप, राष्ट्रीय वन नीति है और ये 1988 वाली है। पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, ये इससे संबंधित कानून है। संरक्षण रणनीति और नीतिगत वक्तव्य, ये 1992 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से इसका संबंध है। राष्ट्रीय पर्यावरण कार्य योजना 1994 यानी 94 की है, मतलब 1994। जैव विविधता अधिनियम 2002 से ये ताल्लुक रखती है, मतलब अधिनियमों से दस्तावेजों का संबंध होता है, वही बात। वन्यजीव संरक्षण नीति 2002 को देखिएगा, ये खाद्य सुरक्षा और मानदंड अधिनियम 2006 से ताल्लुक रखती है, उससे कनेक्टेड है। और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 वाली जो है, ये असल में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 से जुड़ी हुई है। यहाँ तक हमने टेबल वाला काम जो है उसको संपन्न कर लिया है। ऐसा नहीं है कि सारणियाँ हमें आगे नहीं मिलेंगी, लेकिन कुछ लिखित जानकारियों को हम अगले वाले लेक्चर में प्राप्त करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है, जितना पुराना है उतना ही इंपॉर्टेंट है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। यहाँ से हम आगे देखना शुरू करेंगे। इसकी जो अनुसूचियाँ हैं, कौन सी प्रजाति को किस अनुसूची में रखा गया है, वो सब मालूम होना चाहिए। तो तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ।